सारी चीज़ें हमारे सामने रखी है, जो रंगमंच की बात भी करती है, मनुष्य की बात भी करती है और वैश्विक परिवर्तन की बात भी करती है। और कुछ कवियों के उदाहरण देते हुए, कवितांश आपने उद्धृत करते हुए अपनी बात बताई। इसमें राजेश जोशी भी आए, शमशेर बहादुर भी आए और शेक्सपियर भी आए। और जिस विसंगत नाट्य परंपरा का आप उल्लेख कर रहे थे, वेटिंग फॉर गोडो के माध्यम से, तो मुझे याद आता है कि हिंदी में भी इस विसंगत रंग परंपरा को लाने वाले थे भुवनेश्वर तांबे के कीड़े नाटक के नाम से उन्होंने शुरुआत दी थी हिंदी नाट्य परंपरा को। मैं एक वक्ता से दूसरे वक्ता को कनेक्ट करूं, उससे पहले थोड़ी सी बात बताना चाहता हूं कि जिस नाट्य परंपरा की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं और जिस परिवर्तन की परंपरा की भी हम बात कर रहे हैं, तो मुझे एक वो दृश्य याद आता है कि अगर ये थिएटर नहीं होता और ये अगर सिनेमा हॉल है, तो पीछे सबसे पीछे बैठने वालों का टिकट सबसे ज़्यादा लगता था। और यहाँ ये रंगमंच है, तो सबसे आगे बैठने वालों का टिकट सबसे ज़्यादा होता है। और यह सिनेमा है, तो यहाँ बैठने वालों का टिकट सबसे कम होता है। क्योंकि अगर पर्दा है, तो वो मनुष्य को उसके कद से बहुत बड़ा बता देता है। और यदि ये टेलीविज़न है, तो मनुष्य को उसके कद से बहुत छोटा बता देता है। लेकिन रंगमंच है, वो मनुष्य को मनुष्य के कद में ही बताता है। इसलिए ये रंगमंच हमेशा अमर रहेगा और रंग प्रस्तुतियाँ हमेशा चलती रहनी चाहिए, जो मनुष्य को उस आदम कद में ही रखे और हमारे देखने की दृष्टि को न तो विस्तार दे, न उसे संकुचित करे। मैं बहुत आदर के साथ और बहुत सम्मान के साथ अब हमारे अगले वक्ता जो हैं, आदरणीय गोविंद माथुर साहब को बुलाना चाहता हूँ, जिनके काव्य संग्रह हैं शेष होते हुए, समय को काटती धार, नमक की तरह। और अभी अभी मैं नया संग्रह आपका पढ़ रहा था, जो अभी खोई नहीं है। और उसी की कविता मैं पढ़ रहा था, तो मुझे याद आती है वो कविता की पंक्ति, जहाँ पर माथुर साहब कहते हैं कि अगर मैं कहूँ या हम कहें तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वो कहें तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और हम कहें तो मानहानि। बहुत आदर के साथ मैं आदरणीय माथुर साहब को आमंत्रित करता हूँ कि वह आप पधारें और अपना वक्तव्य रखें। आदरणीय माथुर साहब। आज मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि मैं नाटककारों के सानिध्य में बैठा हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ। प्रभु जन मेरे सामने है और मेरे पुराने मित्र भानु भारती, चंद्रालय जी, पंडित जी। पहले तो मैं लोक कला मंडल को इस बात के लिए बधाई देता हूँ और प्रशंसा करता हूँ कि उन्होंने नाटक पर परिचर्चा रखी, संगोष्ठी रखी। नाटक तो होते ही हैं, मंचन होता रहता है, लेकिन नाटकों पे बातचीत बहुत कम होती है। देवीलाल जी साहब की स्मृति में जो ये आयोजन शुरू किया गया है, ये अच्छी परंपरा है, इसे जारी रहना चाहिए। कल प्रेक्षागृह में बहुत सारे लोग थे, बहुत अच्छा लगा कि आपने गौरव जी को सम्मानित किया। ये भी परंपरा अच्छी है। आज नाटक की परंपरा पे बात हो रही है, हमारा समारोह नाटक। इस कार्यक्रम की जो रूपरेखा बनाई ललित साहब ने और कृष्ण जी ने मिलकर के, उसमें इन्होंने एक घालमेल किया, एक पत्रवाचक, एक अध्यक्ष और बीच में एक सानिध्य। सानिध्य में मैं देख रहा हूँ कि ऐसे व्यक्तियों को बिठाया गया जिनका नाटक से कोई सीधा संबंध है। मेरा भी नाटक से कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन एक दूसरे रास्ते से है। जहाँ तक बात सानिध्य की आती है, तो मैं नाटक के सानिध्य में हमेशा रहा हूँ, नाटककारों के सानिध्य में रहा हूँ। मैं अपने समय की बात करूँ, परंपरा नाटक की परंपरा भी है और नाटक देखने की भी एक परंपरा है। मैं नाटक देखने की परंपरा में बात करूँ तो हमारा समय उस समय से शुरू होता है जब मैं और भानु भारती और हमारे अनेक मित्र इंडियन कॉफी हाउस में बैठा करते थे। वो 60 के दशक के अंतिम वर्ष थे, जहाँ से वो समय ऐसा था कि कॉफी हाउस के अंदर न केवल नाट्यकार, कवि, चित्रकार, पत्रकार
सभी लोग साथ बैठा करते थे और नाटक देखने के लिए भी हम सभी साथ जाया। वो एक परंपरा थी। कवि गोष्ठी में भी सब लोग मौजूद होते थे और नाट्यकर्मी भी हैं, चित्रकार भी हैं, पत्रकार भी हैं। इसी तरह नाटक देखने भी सभी लोग जाया करते थे। वो समय था जब जयपुर के अंदर बादल सरकार, विजय तेंदुलकर, गिरीश कर्नाड और मोहन राकेश के नाटक हुआ करते थे। उस समय जो है मोहन महर्षि, भारतन भार्गव, सरताज नारायण माथुर, हमीदुल्ला जैसे नाट्यकर्मी थे, निर्देशक थे। वो हमारे वहाँ से हमने नाटक देखना शुरू किया। फिर भानु जी उस टाइम कविता भी करते थे, हम कविता भी लिखा करते थे। फिर ये सीधे नाटक क्षेत्र में आए और आज जिस मुकाम पे है, आज जिस मुकाम पे आए हैं, उससे गर्व भी होता है कि एक मित्र हमारा वहाँ नाटक में पहुँचा हुआ। नाटक उसके बाद भी जयपुर में होते रहे, आज भी हो रहे हैं, लगातार नाटक होते हैं और पहले से अधिक नाटक हो रहे हैं, पहले से अधिक संस्थाएं बन गई हैं। लेकिन वो परंपरा मैं देख रहा हूँ वो टूट गई। नाटक देखने वो परंपरा नहीं रही जब नाटक देखने सभी क्षेत्र के लोग आया करते थे। आजकल ऐसा नहीं है। आजकल सब दर्शक बदल गए हैं। मैं देख रहा हूँ कि दर्शक टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ है। हर निर्देशक का अपना दर्शक वर्ग है। सामूहिक दर्शक जो पहले था वो नहीं है। अब साहित्य और नाटक में कुछ दूरी सी होने लगी। चित्रकार और कवियों में कुछ दूरी सी होने लगी है, जो पहले ऐसी परंपरा नहीं थी। राजस्थान में नाटक की बहुत अच्छी परंपरा रही है, बहुत समृद्ध रहा है। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर सभी जगह नाटकों का प्रभाव रहा है। नाट्य लेखन में जरूर कुछ कमी रही है। हिंदी में नए नाटक कम आए हैं, जो पुराने नाटक है वही खेले जाते रहे, नए नाटक कम आए। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ से आचार्य जी और मणिमधुकर ने कई अच्छे नाटक लिखे हैं जो बहुत वंचित हुए हैं। जहाँ तक सानिध्य का सवाल है, तो अभी भी मैं सानिध्य में रहता हूँ। जैसे अशोक रही हमारे मित्र हैं, इनके नाटक होते हैं। मैंने इनके नाटक ही नहीं बल्कि इनके रिहर्सल तक में मैं मौजूद रहा हूँ। और जो मैंने देखा कि आज भी और पहले भी नाटक करना बड़ा मुश्किल काम हुआ। आज भी नाटक व्यावसायिक नहीं है, पहले भी नहीं था। एक निर्देशक किस ढंग से नाटक करता है, कितनी मेहनत करता है, कहाँ से आर्थिक साधन जुटाता है, पता नहीं कैसे कर लेते हैं। कहीं से कोई आर्थिक सहायता न पहले मिलती थी न मिलती है, लेकिन एक जज्बा है, एक जुनून है जो नाटक करवाता है। नए नाटक चाहे अब कम होते हैं, एक थोड़ा अंतर ये भी आया है पहले की उसमें आज कि आजकल उस मनोरंजन पर अधिक ध्यान है नाटकों में। मैंने देखा मनोरंजन ज़्यादा होता है और बौद्धिक नाटक कम हो गए हैं। और नाटकों में जो आज की नई पीढ़ी आ रही है उसका दृष्टिकोण भी कभी बदला है। अब नाटकों में आने वाली नई पीढ़ी में अधिकांश लोग इसको एक ऐसा माध्यम समझते हैं कि उसके द्वारा हम टीवी सीरियल से पहुंच जाएं या कि फिर फिल्मों में पहुंच जाएं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। थिएटर जो करता था वो थिएटर ही किया करता था। उसमें जो जुनून मैंने देखा वो आज भी है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो नहीं है, लेकिन पहले की अपेक्षा बहुत अंतर उसमें आया है। नए नाटकों की अभी तो है ही, लेकिन दर्शक वर्ग, अगर कोई अच्छा नाटक आज भी होता है तो दर्शक जुड़ते हैं। किसी अच्छे निर्देशक का अचानक आज भी काफ़ी जुट जाया करते हैं। लेकिन ये संघर्ष हमेशा चलता रहेगा। नाटक चलते रहेंगे। नाटक कभी न तो कोई भी विधा कभी भी समाप्त नहीं होती, न नाटक समाप्त होती है, न कविता समाप्त होती है। ये सब जुनून और जज्बे की बात है। मैं आप सभी लोग जानते हैं, सब मेरे मित्र हैं, कि मुझे यहाँ बिठाया गया क्योंकि मैं कोई वक्ता नहीं हूँ। अच्छा तो छोड़िए, वक्ता ही नहीं, कभी कभी बोलने का अवसर। तो धर्मेंद्र जी ने जो समय लिया तो उसकी आप चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल आपका समय नहीं ले रहा, क्योंकि अब नाटक में जो बात करेंगे तो भानु जी करेंगे और वही आप
नाटक के ग्रुप में। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय माथुर साहब। आपने अपने संक्षिप्त विचार व्यक्तिकरण में नाटक की अपनी परंपरा की बात भी कर दी और समय के साथ आए बदलावों की बात भी बताई, और साहित्य में वह सब कुछ बताया है जो मनुष्य के, साधारण मनुष्य के जीवन में है। साहित्य हम सबका विषय वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन साहित्य का विषय हम हैं ये बहुत ज़रूरी है, और यही होता आया है। अगर हम नाटक में नई परंपराओं की बात करते हैं तो हमें आचार्य जी का देहांतर नाटक पढ़ना चाहिए, पागलगढ़ नाटक पढ़ना चाहिए, जूते नाटक पढ़ना चाहिए, और उसी क्रम में जब हम भानु जी की नाट्य कृतियाँ देखते हैं तो कथा कही एक जले पेड़ ने, उसे पढ़ना चाहिए, चंद्रमा सिंह उर्फ चमकू, उसे पढ़ना चाहिए। और मुझे अभी बहुत हाल ही में आपका एक नाटक पढ़ने को मिला था, तमाशा न हुआ, उस पर बनारस ने एक अंक भी निकाला था, और उसमें कुछ मैं भी लिख करके भानु जी को भेंट कर चुका हूँ। अब जब इस बदलाव की हम बात कर रहे थे तो मुझे एक बात सहसा याद आ जाती है कि जब मनुष्य को इस भूमंडलीकरण ने इतना करीब ला दिया है, इंसान को करीब लिया है, लेकिन इंसान दूर चले गए। मुझे अच्छी तरह याद है भानु जी कि गांव का एक कोई बूढ़ा व्यक्ति किसी बाहर चबूतरे चौराहे पर मिल जाता था, और कोई भटकता हुआ आदमी आता और पूछता कि अमुक व्यक्ति कहाँ रहता है, तो मीलों दूर रहता है तो वो वहाँ बैठा बैठा बता देता है वो वहाँ उस गली में रहता है। पर आज जिस कॉम्प्लेक्स कल्चर में हम रहते हैं, वहाँ पर ऊपर कौन रह रहा है, नीचे कौन है, उसका नाम न पता, हम जानते भी नहीं है। ये है कॉम्प्लेक्स। और वास्तव देखिए कि हम अपने जीवन की बात करें तो लाल, पीला, काला, हरा, ये रंग, 7 रंग, इससे 8वां रंग हम नहीं जानते। रंगों को आपस में मिला दो तो दूसरा रंग बन जाता है। लेकिन अब अगर ये हरा कलर है तो हरा कलर के अलग 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 बस 15 शेड्स आ जाएंगे। तो ये जो शेड्स कल्चर हमारे जीवन में भी आई है, और इसी से हम एक मनुष्य को वास्तविक मनुष्य के रूप में पहचानने में कुछ भूल कर जाते हैं। मैं अध्यक्ष उद्बोधन के लिए भानु जी को आमंत्रित करूं तो उससे पहले बताना चाहता हूं कि आपका जो नाटक है तमाशा न हुआ, वो एक सम्यक मानुष्य सत्य की खोज का नाटक है। और उसमें जिस तरीके से अभी चंडारी साहब ने जिक्र कर रहे थे कि पर्दे के पीछे और पर्दे के आगे वाला नाटक, तो वो एक ऐसा नाटक भी रहा है जो पर्दे के पीछे वो तैयारी चल रही है कि आगे आकर के हमें क्या करना है। और वास्तव में आप देखिए कि अगर कोई कलाकार है और वो निर्देशक से अपनी कई प्रकार की असहमतियां रखता है, तो उस असहमतियों का भी सम्मान होना चाहिए, क्योंकि अगर हम असहमतियों को नकार देते हैं तो हम उस नाटक के वास्तविक स्थिति तक नहीं पहुंच पाते हैं। जब अब नाटक लिखने वाला नाटककार अलग है और मंच पर लाने वाला निर्देशक अलग है। यदि हम देखें कि ज्ञानदेव अग्निहोत्री का एक नाटक था शुतुरमुर्ग, जो मोहन महर्षि के निर्देशन में खेला गया। जी सर। और उस वक्त ये हुआ था कि ये कहा गया था कि ये मेरा नाटक है ही नहीं, क्योंकि ये जो निर्देशक की स्वतंत्रता है वो नाटक को नए रूप में ले जाती है। तो ये नाटक का जो एक प्रस्तुति की स्थिति जब नाटक आता है तो वो एक नए रूप में हमारे सामने आ जाता है, और वो नाटककार से निकल करके निर्देशक के पास आ जाता है और वो दर्शकों के पास चला जाता है। तो ऐसे ही शख्सियत आज हमारे सामने भानु भारती जी के रूप में मौजूद हैं, और मैं अध्यक्ष उद्बोधन